Hello students, my name is Jitendra Nagar. We are discussing about today IOQJS mock question papers heredity evolution in biomolecules. तो आज हम यहाँ पर heredity evolution in biomolecules के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी. फर्स्ट जो है वो है a man is a genetic disease marries a phenotypical normals woman. They have 4 girls and 4 boys. All of the girls have the same diseases as their father, but none of the boys does. What is the most likely explain the disease is caused by. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मैन है, ठीक है, जो क्या है जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिजीज से डिसऑर्डर है, डिजीजेबल है. वो क्या करता है, एक शादी करता है किसके साथ, एक नॉर्मल वुमन के साथ, ठीक है. और उनके जब चाइल्ड्स होते हैं तो उनमें 4 गर्ल्स जो है वो डिजीजेबल है जैसा फादर है, ठीक है. और जो उसका जो सन्स है वो क्या है, वो डिजीजेबल नहीं है. तो इनमें से कौन सा आंसर जो है वो मोस्ट प्रोबेबल होगा. तो फर्स्ट तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, मेन जो है वो डिजीजेबल है. तो यहाँ पर डिजीज जो है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है. एक तो होती है कि एक्स लिंक, ठीक है. एक्स लिंक 2 टाइप की डिजीज है. फर्स्ट है कि अगर वो डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो हमेशा ये हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें जो डिजीज वो आगे ट्रांसफर होगी तो उसमें हमेशा उसकी जो डॉटर्स है वो हमेशा क्या रहेगी, वहां पर डिजीजेबल रहेगी, ठीक है. एक होती है एक्स लिंक रिसेसिव. तो उसमें क्या होता है कि वहां पर जो डिजीज जो है वो आगे ट्रांसफर होगी तो उसमें क्या होगा, हमेशा उसका जो सन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, डिजीजेबल रहेगा. और एक होती है वाई लिंक डिजीज. तो उसमें क्या रहेगा, हमेशा फादर से जो वो ट्रांसफर होगी किसके अंदर, सन के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एन ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील, ठीक है. तो ये होगा नहीं क्योंकि ऑटोसोम जो है वो ट्रांसफर नहीं होते उसमें, ठीक है. एन ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये भी नहीं होगा. एन एक्स लिंक डोमिनेंट एलील्स, ठीक है. तो मैंने अभी क्या बोला कि फादर से किस में ट्रांसफर हो रही है, उसकी डॉटर्स में. तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एक्स, एन एक्स लिंक डोमिनेंट एलील्स, ठीक है. अब नेक्स्ट पे आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ब्रीड ऑफ रेबिट्स मल्टीपल एलील्स विद द फॉलोइंग डोमिनेंस रिलेशनशिप कंट्रोल कोट कलरेशन. फर्स्ट क्या है, कैपिटल सी अगोती, सी सी एच, ये क्या है, चीना चीला, ठीक है. फिर सेकंड क्या है, सी एच हिमालयन, और सी क्या है, अल्बिनो, ठीक है. तो ये वाला तो डोमिनेट, बाकी सब क्या है रिसेसिव, लेकिन रिसेसिव में मोस्ट डोमिनेंट कौन सा है, चीला, ठीक है. उससे कम हिमालयस और सबसे कम सी यानी अल्बिनो. अब ये क्या बोलता है, एन एक्सपेरिमेंटल क्रॉस बिटवीन अगोती एंड हिमालयस प्रोड्यूस 50% ऑफ अगोती and 50% of Himalayan progeny. Which of the following cross would have the lowest probability of producing this result. ठीक है, तो हमें यहां पर क्या पता करना है कि लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी इन चारों में से किस में होगी जो यहां पर शो होगी, ठीक है. 50% 50%. चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अगर हम बात करें फर्स्ट की, अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो यहां पर फर्स्ट में क्या है, कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी. और इधर क्या है, सी एच. फिर यहां पर क्या है, इधर क्या आएगा, सी एच, क्योंकि दोनों क्या है सेम एलील वाले, तो यहां पर एक ही हम लेंगे ट्रेड, ठीक है. तो यहां बनेगा क्या, कैपिटल सी सी एच, ठीक है. यहां पर क्या बनेगा, सी एच और सी एच. तो कैपिटल सी किसको बता रहा है, अगोती को, ठीक है. और सी एच किसको बता रहे हैं, हिमालयन को. तो यानी कि यहां पर ये तो कंफर्म है कि ये 50% और ये भी क्या बनाएगा 50%, ठीक है. सेकंड की बात करें, ये तो हो गया हमारा ए वाला. बी वाला सेकंड वाले की बात करें हम, तो यहां पर कैपिटल सी
स्मॉल सी, ठीक है। इसका क्रॉस करवा रहे हैं हम CH और C के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल C स्मॉल सी H, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल सी H और स्मॉल c, यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल कैपिटल C, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, दोनों से स्मॉल c, तो यहाँ पर क्या बना, एक तो आया कैपिटल C स्मॉल CH, ठीक है। इन दोनों में यहाँ पर क्या है, एक एक हमारे पास आया कैपिटल C स्मॉल c, ठीक है। एक क्या आया, कैपिटल CH स्मॉल c, ठीक, स्मॉल CH स्मॉल c और स्मॉल c, ये दोनों तो किसको शो कर रहे हैं, अगोती को, ठीक है। ये किसको शो करेगा, CH हिमालयन को, और ये किसको शो करेगा, अल्बिनो को। तो यहाँ पर हमारे पास रेशो क्या आया, 2:1:1, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, तो यहाँ पर कैपिटल CH और तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, स्मॉल c और स्मॉल CH, ठीक है। अब इसका क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल C स्मॉल CH, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, स्मॉल CH, यहाँ क्या आएगा, कैपिटल C स्मॉल c, और यहाँ क्या आएगा, स्मॉल c और स्मॉल CH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये और ये तो किसको बता रहे हैं, अगोती को, क्योंकि कैपिटल C आ रहा है, यानी कि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर से, ठीक है। ये दोनों किसको बताएंगे, तो यहाँ पर दोनों तो रिसेसिव फॉर्म में, लेकिन दोनों क्या है, पेयर्ड फॉर्म में, तो ये किसको बताएगा, हिमालयास को। और यहाँ पर भी है, लेकिन ये क्या है, स्मॉल c से ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए कौन सा कैरेक्टर शो होगा, ये। तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, 50%, ठीक है। तो हमारे पास ए में भी क्या आया 50%, बी में भी क्या आया 50%, सॉरी सी में भी क्या आया 50%, लेकिन बी में कितना आया हमारे पास, ये रेशो 2:1:1, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी की, डी में क्या है, कैपिटल C स्मॉल c, ठीक है, और इधर से क्या आएगा CH, तो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल C CH स्मॉल CH, ठीक है। तो यहां पर भी रेशो कितना आया हमारे पास, 50%, तो कौन सा आंसर हमारे लिए सही होगा, बी वाला, कि यहां पर बी जो है वो क्या करेगा, सबसे लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एन अमीनो एसिड एंड स्टार्च, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड क्या, किसकी, प्रोटीन की। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है। तो अमीनो एसिड के अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो उसमें तो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, लेकिन स्टार्च की बात करेंगे तो स्टार्च किससे बने होगा, CH और O से, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, CHO। तो यहाँ पर ये तो है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। कंटेंट ऑक्सीजन तो अमीनो एसिड के अंदर भी होती है और इसके अंदर भी प्रेजेंट है। आर फाउंड इन प्रोटीन, तो ये तो प्रोटीन के अंदर फाउंड होती है, लेकिन स्टार्च नहीं होता, ठीक है। आर द लार्ज पॉलीमर्स, तो अमीनो एसिड तो क्या है, मोनोमर्स है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, लेकिन स्टार्च तो पॉलीमर है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर कौन सा होगा, बी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स अकर इन न्यूक्लिक एसिड बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो एलिमेंट्स अकर्स, न्यूक्लिक एसिड तो बनाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट नहीं होता, तो कौन है, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, कार्बन,
आयरन। तो कौन सा इसमें जो है वो न्यूक्लिक एसिड में तो प्रेजेंट है, लेकिन किस में प्रेजेंट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में। तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, सल्फर, कार्बन, आयरन, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, सल्फर, ठीक। नेक्स्ट, malaria is a disease in human caused by the protozoans parasite plasmodium, which is transmitted by the mosquito. The drug chloroquine has been widely used to treat malaria for the several decades. Recently, the number of malaria cases not responding to chloroquine has increased. ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि मलेरिया जो है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम की जो रिप्रोडक्शन फेज है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, क्लोरोक्वीन का। लेकिन रिसेंटली क्या देखा गया कि हम क्लोरोक्वीन की अगर ड्रग्स की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मलेरिया जो है उसे पूरी तरह से क्या नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं इनमें से। तो व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन, मलेरिया सफर्स इज नाउ एक्सक्रेटिंग क्लोरोक्वीन बिफोर इट कैन किल द पैरासाइट्स। तो मलेरिया क्या सफर करता है एक्सक्रेटिंग क्लोरोक्वीन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। मॉस्किटो कन्फर्मिंग क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस नाउ अराइज मोर फ्रिक्वेंटली इन प्लाज्मोडियम। तो म्यूटेशन किसके अंदर हुआ, प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लोरोक्वीन फेवर्स द सेवरल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पैरासाइट, तो रिप्रोडक्शन रेजिस्टेंस। फिर थर्ड है अ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम हैज इमर्ज, तो इसके लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर कौन सा होगा, बी, म्यूटेशन कन्फरिंग क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस नाउ अराइज मोर फ्रीक्वेंटली इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cellulose is a major carbohydrate component of plant cell walls. Most animals are unable to digest cellulose, whilst they can digest other carbohydrate polymers such as starch. What is the correct explanation of these? ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेलुलोज जो है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है जो प्लांट सेल वॉल से मिलकर, यानी प्लांट सेल वॉल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फिर मोस्ट एनिमल आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, यानी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते किसको, सेलुलोज को। तो इनमें से कौन सा जो है आंसर है वो इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट है देयर आर मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्डिंग द सब यूनिट्स टुगेदर, ठीक है। सेकेंड है सेलुलोज इज मेड अप ऑफ काइटिन विच इज अनडाइजेस्टिबल, तो काइटिन का बना होता है क्या ये, तो काइटिन का नहीं, ये किसका बना होता है, सेलुलोज किसका बना होता है, सेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते द बॉन्ड्स होल्डिंग सेलुलोज सबनाइट्स टुगेदर आर स्ट्रोंगर देन दोज इन एनी अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या है, दे डू नॉट हैव करेक्ट एंजाइम टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द सेलुलोज सब यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा होगा, दे डोंट हैव द करेक्ट एंजाइम्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द सेलुलोज सब यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या नहीं होता, प्रॉपर करेक्ट एंजाइम्स नहीं होते जो क्या कर सके, इसका प्रॉपरली डाइजेशन कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव हेरिनेस और हाइपर ट्राइकोसिस used to be known as the werewolf syndrome. A mild example is hairiness of the ear, inheritance as a X-linked. अब वापस क्या आ गया, X-linked dominant, ठीक है। Trait in a humans, if a man with mild hypertrichosis marries a woman without hypertrichosis, what types of children may they have, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लिंक डोमिनेंट है और जो अफेक्टेड पर्सन है वो कौन है, मेन, ठीक है, फीमेल नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट अगर कोई भी डिजीज होती है
तो हमेशा किसके अंदर ट्रांसफर होगी, वो डॉटर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रंस ऑफ बोथ सेक्स हैव हाइपर ट्राइकोसिस, तो बोथ, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ऑल द सन्स हैव हाइपर ट्राइकोसिस बट नन ऑफ देयर डॉटर्स, ठीक है। तो सन्स के अंदर होगा क्या, केवल और केवल किसके अंदर होता है, एक्स लिंक डोमिनेंट है तो डॉटर्स के अंदर। हाफ ऑफ देयर सन्स बट नन ऑफ देयर डॉटर्स विल हैव हाइपर, तो हाफ ऑफ सन्स, तो ये भी गलत। फिर ऑल द डॉटर्स हैव हाइपर ट्राइकोसिस बट नन ऑफ देयर सन्स, तो कौन सा सही होगा, डी, ऑल द डॉटर्स हैव हाइपर ट्राइकोसिस बट नन ऑफ देयर सन्स, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following genetic disorder is an example of deletion of segments of chromosomes, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, डिलेशन, डिलेशन का मतलब क्या होता है, डिलीट होना, ठीक है। तो इनमें से कौन से कौन सा जो है वो सिंड्रोम है जिसके अंदर क्या होता है, डिलेशन होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स है वो डिलीट हो जाते हैं। हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो हमने क्या पढ़ा, इसमें ट्राइसोमी होती है, किसकी होती है, 21 क्रोमोसोम की, ठीक है। यहां पर टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो फीमेल है उसके अंदर केवल एक ही क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। फिर क्राइडुकेट सिंड्रोम, इसके अंदर क्या हो जाता है, जितने भी क्रोमोसोम्स है उसमें से कुछ सेगमेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। और क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम, इसमें क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पर XXY वाली जो है वो कंडीशन आती है, तो कौन सा आंसर सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, a normal woman has a hemophilic sons diseases, 3 daughters, the genotype of the woman and her husband with the respect to hemophilia would रेस्पेक्टिवली बी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हीमोफिलिक डिजीज है, तो हीमोफिलिक डिजीज जो है वो क्या है, ये एक टाइप की एक्स लिंक डिजीज है जो कैसी है, रिसेसिव, ठीक है। तो एक्स लिंक डिजीज है और कैसी है, रिसेसिव। तो यहां पर हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी जो है वो जीनोटिपिक फाइलोजेनी है जो क्या होगी, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि एक्स लिंक रिसेसिव है तो क्या होगा, सन जो है वो अफेक्टेड होगा। अब फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मदर के पास जो है क्या नहीं है, लिंक, एक्स लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। इसमें दोनों के पास क्या है, एक्स लिंक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि जो डॉटर है वो भी क्या हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है, लेकिन इसने बोला है बिसाइड द डॉटर्स, ठीक है, डॉटर्स यहां पर अफेक्टेड नहीं होगी। इसकी बात करेंगे तो यहां पर दो क्या है, फीमेल पहले से ही क्या है, अफेक्टेड है, लेकिन इसने बोला है कि फीमेल वुमेन जो है वो अफेक्टेड नहीं। और थर्ड वाले में क्या है कि यहां पर प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वहां पर जो सन है वो क्या होगा, हीमोफिलिक रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट, प्रोटीन आर कंपोनेंट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो प्रोटीन किन किन में प्रेजेंट होगा, सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है, जाइलम के अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर होता है, लेकिन किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, एटीपी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट, द proportion of adenine base in a sample of DNA was found to be 12%. Which of the following statement is true? The proportion of, ठीक है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, डीएनए की, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, डीएनए की। तो डीएनए में हम जानते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो एडेनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ बनाता है, ग्वानिन के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, यूरेसिल बेस, यूरेसिल प्रेजेंट है क्या, तो ये आंसर रोंग, ठीक है। सेकंड में भी यूरेसिल आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, थायरोक्सिन, ठीक है, तो ये भी रोंग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट, Huntington disease is a genetic disorder that result in the death of brain cells with the symptom of usually appearing between 30 to 50 years of age, and on an average a child of an affected person has a 50% chance of inheriting the disease. What kind of allele does Huntington's disease appear to be caused by? ठीक है, तो हंटिंगटन डिजीज जो है ये ऑटोसोमल डिजीज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, autosomal dominant, ठीक। Next, the shown below are the simplified versions of the ribose in an RNA nucleotide, in which image are the fifth end and third end carbons correctly labeled, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बारे में बात हो रही है, RNAs के बारे में, ठीक है, राइबोस के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और साथ में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं फोस्फेट और एक होता है OH, ठीक है। तो फोस्फेट और OH कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तो फोस्फेट जो है वो 5 डेज एंड पे प्रेजेंट होना चाहिए, और जो OH है वो कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, 3 डेज एंड पर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यहाँ पर देखो 3 डेज पे कौन है प्रेजेंट है, CH2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 5 डेज पे CH2, ठीक है। 5 डेज पे कौन है, फोस्फेट, लेकिन 3 डेज पे कौन है, बेस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है कि 5 डेज पे तो कौन प्रेजेंट है, ठीक है, फोस्फेट, लेकिन 3 डेज पे कौन प्रेजेंट है, OH, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट, द इंसिडेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम्स increases with the maternal age and not significantly with the parental age. What may reasonable explain the trends, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि जो डाउन सिंड्रोम्स है वो इंक्रीजेज होता है वो मेटरनल एज के साथ, ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंटली इन पेरेंटल एज, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता है वुमेन्स के अंदर एज बढ़ती जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के जो कैरेक्टर्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर जो मियोसिस होता है उसमें क्या होगा, मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम्स, उनके सेपरेशन की जो पावर होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से वहां पर क्या आता है, डाउन सिंड्रोम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या है, फेलियर ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन टू करेक्टली फ्यूज टू द गेमेट्स, तो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन और गेमेट्स फ्यूजन में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। फिर ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन इन द जर्म लाइन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव एज, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो थ्रू आउट रहता है, तो ये नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एज तक ही रहता है यहाँ पर, ठीक है। मेटरनल oocytes have a longer period in meiosis than parental spermatozoa, and thus here are more appropriate for the mutation to develop, ठीक है। लास्ट है maternal mitochondrial DNA is mutant in Down syndromes, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA का यहाँ पर म्यूटेशन से कोई रिलेशन नहीं होता, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा कि मैटरनल oocytes have a longer period of a meiosis than parental spermatozoa, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो oocytes होगी वो क्या होती है, लॉन्गर टाइम तक रहती है, कहाँ पर, मियोसिस वाले पार्ट में, इसीलिए वहां पर क्रोमोसोम का सेपरेशन जो है वो इजी वे में नहीं हो पाता, और डाउन सिंड्रोम जो है वो यहाँ पर कोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, homologous structure among animals provide evidence for the evolution in that these structures are, ठीक है। homologous का मीन्स क्या है कि homologous का मीन है कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो फर्स्ट क्या है, डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स बट आर modification of the
सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलर इन फंक्शन बट ऑफ द डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, ये नहीं है। ऑल शो इन द फॉसिल रिकॉर्ड्स, ये भी नहीं। ऑल प्रोड्यूस्ड बाय द सेम जीन, तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर होगा वो क्या होगा, ए डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स बट आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये capital E and T represent allele of two linked genes in a maize plants of the genotype capital E, capital E, capital T, were crossed with the plant of the genotype small e, small e, small t. These result F1 plants were backcrossed with the small e, small e, small t plants to produce a generation of which 36 यानी कि 36,391 plants show either both dominant of the both recessive characters, यानी कि यहाँ पर ये जो है वो क्या है, both dominant और recessive characters जो है यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। while 9,141 plants show only one of the dominant characters, which of the following most closely represent the crossover value between the two genes, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, क्रॉस ओवर वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर पहले तो हम बात करते हैं कि जो टोटल प्लांट्स हैं वो कितने, ठीक है। तो 36,391, इसमें किसको प्लस करेंगे, 9,141, तो ये कितना आएगा 2, 3, 5, 9 और 6, 15 और 4, तो यहां पर कितना है 45,532, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर वो क्या होता है कि न्यू प्लांट्स जो यहां पर अराइज हुए हैं, तो कितने न्यू प्लांट्स है 9,141 अपॉन नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स, तो कितने 4,5,532, ठीक है, इनटू 100। तो जब इनको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 19.45, ठीक है। तो ये वैल्यू अप्रोप्रिएट किसके है, इसके, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा डी 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 DNA सैंपल्स X and Y आर टेकन टू द कंपेयर देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पर किसको कंपेयर कर रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट को। आउट ऑफ दीज टू सैंपल्स, सैंपल X एंड has 9.9 kilo base pair, out of which 3,900 are adenine, and sample Y has 9.8 kilo base pair, out of which 6,100 are guanine. Which of the following statement is correct regarding the observation, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा होगा, पहली बात तो ये, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं ज्यादा प्रेजेंट होंगे उसी का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो एक्स सैंपल है उसके अंदर कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो एक्स सैंपल के अंदर 9.9 क्या है किलो बेस पेयर है, ठीक है। अब 9.9 किलो बेस पेयर है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बेस पेयर के अंदर, तो कितना आएगा 9,900, ठीक है। ये तो आया हमारे पास बेस पेयर। हम अगर बेस की बात करें तो कितना आएगा 19,800, ठीक है बेस। इनमें से 3,900 जो है वो क्या है एडेनिन है, ठीक है। तो एडेनिन के नंबर कितने 3,900। हम जानते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 7,800, ठीक है। तो ये बॉन्ड, ये क्या आ गया बॉन्ड्स। फिर अगर हम बात करें ग्वानिन के नंबर्स की, तो ग्वानिन यहाँ पर कितने होंगे, ठीक है। तो ये तो क्या होंगे एडेनिन और थाइमिन हो गए। अब बात करते हैं इनकी कि यहाँ पर जो ग्वानिन और साइटोसिन के नंबर्स हैं वो कितने होंगे, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 12,000। 12,000 का हाफ जो होगा वो कितना होगा 6,000, ठीक है। अब साइटोसिन और ग्वानिन इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 3, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे 18,000, ठीक है।
तो इनका टोटल कितना आएगा 25,600 सॉरी 800। ठीक है, तो एक्स सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितने हैं 25,800। अब बात करते हैं वाई सैंपल की कि वाई सैंपल के अंदर जो नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स है वो कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्वानिन के नंबर दिए हुए हैं। तो पहले तो बात करते हैं हम कि अंदर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं। तो 9.8, तो 9.8 इसको कन्वर्ट करें बेस पेयर में तो कितना आएगा 9,800। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, बेस के अंदर, तो ये कितना आएगा 19,600। ठीक है, अब यहां पर ग्वानिन के नंबर कितने, तो ग्वानिन के नंबर दिए हुए हैं हमारे पास कितने कितने दिए हुए ग्वानिन के नंबर 6,100। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो कितना आएगा 18,300। ठीक है, अब 18,300 बॉन्ड्स जो हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो थाइमिन है या एडेनिन है उसकी उनके जो बॉन्ड्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 12,200। इसमें से इसको माइनस करेंगे 12,200 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा नंबर 7,400। ठीक है, इनको सम करेंगे तो 007 और ये 25। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स 25,700 किसके अंदर, y के अंदर। ठीक है, x के अंदर कितना आ रहा है 25,800। तो अब बात करते हैं कि ऑप्शन पे, तो सैंपल x विल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू y। ठीक है, जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो x का तो ज्यादा है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। सैंपल y हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो सैंपल y का तो क्या हुआ है कम है, तो इसका भी गलत, ये भी गलत। सैंपल x विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सैंपल y। ठीक है, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट, व्हेन अ heterozygote for a particular gene locus A is self-fed, the probability of the obtained n small a offspring is 1/4। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन कैपिटल ए स्मॉल ए इज 1/2। सिमिलरली व्हेन अ डबल heterozygote capital A small a capital B small b is self-fed, the probability of the obtaining n capital A capital B small b offspring is। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/2। ठीक है, बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहां पर क्या लिया हुआ है हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर मैं बात करूं हेट्रोजाइगस कंडीशन की क्रॉस वापस हेट्रोजाइगस से करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पेरेंट्स बनते हैं ये सॉरी जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो क्या बनेगा कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/4, इसकी कितनी रहेगी 1/2 और इसकी कितनी रहेगी 1/4। तो यहाँ पर जो स्मॉल बी बन रहा है वो कितना बन रहा है 1/4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, नेक्स्ट, the double helix of DNA was discovered based on the work of the Rosalind Franklin, James Watson and the Francis Crick with respect to the 3D model of DNA. Which of bonds is responsible for the connecting the nucleotides that will eventually code for an mRNA molecules। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एडेनिन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है थाइमीन के साथ, गुआनिन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है साइटोसिन के साथ। तो ये जो बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट है ये कौन से, तो ये कौन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स helped inspire Charles Darwin and
अल्फ्रेड रसेल वैलेंस थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है वो किसने इंस्पायर किया था चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल्स को, जिन्होंने क्या दी थी, इवोल्यूशनरी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट है एरिस्टोटल बिलीव दैट लाइफ अक्रॉस कंटिन्यूअसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल फ्लाइज आर फ्रॉम द रोटिंग मीट्स। ठीक है, तो इन्हीं को जो है एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी, किन्होंने जो है वो एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो किन्होंने जो है वो इसका जो है वो एक्सेप्शन बताया था, लुइस पास्चर ने। ठीक है, फिर लुइस पास्चर शो दैट द लाइफ अराइज फ्रॉम द अदर लाइफ एंड नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, तो लुइस पास्चर ने बोला कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है किसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हीं से, नॉट जो नॉन लिविंग मैटर से। फिर इसके बाद है गेरगर जॉन मेडल डिस्क्राइब्ड पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड फ्रॉम द वन जनरेशन ऑफ पीस टू द नेक्स्ट। तो इन दोनों की जो थ्योरीज थी वो लगभग क्या थी, सेम टाइम पर थी, और जेनेटिक्स जो है वो किसको समझ में नहीं आई थी उस टाइम पे, डार्विन्स को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है हमारे पास, डी ऑप्शन जो हमारा राइट है, थॉमस मेल्थस प्रेडिक्टेड दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो वुड outplace the production of resources resulting in famine and the starvation। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इसके बाद ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट टू स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज अ हेवी N15 and the light nitrogen N14 there also exists a number of radioactive isotopes that have short half lives when bacteria were grow in a medium containing N15 for several generations. The DNA had a higher density than bacteria grow in a medium containing N14। ठीक है, तो यहाँ पर इससे बेस कुछ क्वेश्चन है वो जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बैक्टीरिया वेर टेकन from both medium and mixed together the DNA could be separated following centrifugation heavy N15 DNA was found at the bottom while light N14 DNA was found on the top of test tube which is test tube base represent this। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि जो हेवी है वो तो कहां प्रेजेंट है, बॉटम में, और जो लाइट है वो कहां प्रेजेंट है, इसके टॉप पार्ट पर। तो इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब में ये प्रेजेंट है, तो देखो बॉटम में कौन प्रेजेंट है, N15, और ऊपर कौन प्रेजेंट है, N14। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, बैक्टीरिया ग्रो इन अ 15N मीडियम वेयर ट्रांसफर्ड टू अ मीडियम कंटेनिंग N14 एंड अलाउड टू ग्रो फॉर 1 जनरेशन। ठीक है, मीडियम दोनों है लेकिन जो अलाउ हो रही है जनरेशन ग्रो करने के लिए वो कितनी है, एक ही जनरेशन है। विच ऑफ टेस्ट ट्यूब बेस रिप्रेजेंट डीएनए आफ्टर 1 जनरेशन। तो इनमें से कौन से टेस्ट ट्यूब में केवल 1 जनरेशन जो है वो डेवलप्ड हो रही है, सी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बैक्टीरिया ग्रो इन N14 मीडियम वेयर ट्रांसफर्ड टू अ मीडियम कंटेनिंग N15 एंड अलाउड टू द ग्रो फॉर 2 जनरेशन which test tube base represent the DNA after 2 generation। ठीक है, तो ये तो कल्चर मीडियम है। अब यहां पर क्या है, इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, डी। ठीक है, तो यहां पर कौन सी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें डीएनए जो है वो क्या होगा, 2 जनरेशन जो है वो शो करेगा, तो टेस्ट ट्यूब डी में। तो आज का जो है ये मॉक टेस्ट पेपर यही हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।